नमस्कार, मैं हूं अमिताभ सिन्हा। सरकार के 3 साल के कामकाज का लेखा जोखा आज लेंगे ऐसे 2 मंत्रालयों से जिनका काम पर्दे के पीछे ज्यादा होता है, और इसका बोझ है केंद्रीय कानून मंत्री और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ। रविशंकर जी, न्यूज 18 इंडिया में स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्ते। सबसे पहले कानून से जुड़ा हुआ एक ही सवाल, कुलभूषण यादव, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत ने पक्ष पेश किया। जाहिर है पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ आपका भी योगदान रहा है उसमें। देखिए, आपने जब एक बात पूछा अमिताभ जी, मैं एक बात कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का निर्देश था, उन्होंने बिल्कुल बुलंदी से मार्गदर्शन दिया। इसमें माननीय सुषमा जी, उनका विभाग, माननीय अरुण जेटली जी और मैं स्वयं, मेरा विभाग इन्वॉल्व था, लेकिन किसी में आप लोगों को खबर नहीं हो सकी। ये देखिए आप, सबसे बड़ी बात क्या है कि दुनिया के जस्टिस सिस्टम के सामने पाकिस्तान आज बेनकाब है। कोर्ट ने कहा तुमने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, तुम्हें इसको मानना पड़ेगा, उसको एक्सेस देना पड़ेगा कुलभूषण यादव को, और क्रियान्वयन करके जवाब देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, दुनिया के हमारे नामी वकील हरीश साल्वे 1 रुपया लेते हैं और पाकिस्तान के वकील करोड़ों रुपया लेते हैं, और चर्चा चल रही है। यह होता है मोदी जी की अगुवाई में, जब देश का अभिमान बढ़ता है तो सब लोग किस तरह से सक्रिय होते हैं। हमें बहुत संतोष है कि आज पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब है। और मैं आपके चैनल के अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 1 साल तक उसने काउंसिल एक्सेस नहीं दिया और बार बार कहता रहा कि आप हमें एफआईआर में सपोर्ट करिए, और 10 अप्रैल को कह दिया कि इनको हमने कन्विक्ट कर दिया, फांसी की सजा दे दी, आर्मी चीफ ने इनको कंफर्म भी कर दिया, और वहीं हमसे पूछ रहा है कि आप सहयोग क्यों नहीं दे रहे हैं। तो पूरा ट्रायल कुलभूषण यादव का फार्स है, बिल्कुल क्रूर कानून का उल्लंघन है। इसलिए हम लोग वहां पर गए, और आज अगर आईसीजे ने स्टैंड लिया है तो हमें गर्व है इस बात का। रवि सर, लेकिन एक इसमें दूसरा सवाल यह उठता है कि जो हाल सरबजीत का हुआ था, आप लोग, क्या आईसीजे का जस्टिस इतना पुख्ता होगा कि जो हाल सरबजीत का हुआ था वो हाल कुलभूषण यादव का ना हो? सरबजीत का हाल आप हमसे ना पूछिए, वो आप पूछिए मनमोहन सिंह से, सोनिया गांधी से। हमने पूरी कोशिश की पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान ने नहीं किया तो हमने पाकिस्तान को दिखाया, और आईसीजे यूएन का कोर्ट है। तो फिर कह रहा हूं, दुनिया के जस्टिस सिस्टम के सामने पाकिस्तान खड़ा है, उनको जवाब देना है। रवि सर, ये तो कुलभूषण यादव का हल हो गया, पाकिस्तान जवाब देगा, लेकिन एक चीज है जो आपके मंत्रालय से बड़ी अहम जुड़ी है, वो है ट्रिपल तलाक का मामला। डेली हियरिंग अब खत्म हो गई है। आपको लगता है कि दुनिया के जो बाकी मुल्क हैं जहां ट्रिपल तलाक खत्म है, हमारे देश में ऐसा भी दिन आएगा? देखिए, मैं मामला कोर्ट में है, हम उस पर तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी हिम्मत के साथ 3 तलाक की महिलाओं के साथ खड़ी है। राजीव गांधी शाहबानों पे झुक गए थे, मोदी जी की सरकार खड़ी है। और हमारे 3 बिंदु हैं। यह सवाल न इबादत का है न पूजा का है, यह सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी समानता, जेंडर जस्टिस, जेंडर डिग्निटी, जेंडर इक्वालिटी। आज हम खड़े हैं, हमें लगता है कि उनके पक्ष में न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट ने हमें नोटिस दिया था। लेकिन अमिताभ जी, आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, आपसे एक सवाल पूछना है। ये देश की बड़ी बड़ी महिला नेत्री सोनिया गांधी क्यों खामोश है? श्रीमती सुश्री माया जी क्यों खामोश है? प्रियंका जी क्यों खामोश है? जो रोज भाजपा पर आरोप लगाती हैं, ताने पड़ती हैं, और सबसे अधिक ट्रिपल तलाक के भुक्तभोगी महिलाएं उत्तर प्रदेश में, बिहार में। नीतीश कुमार भी खामोश है, लालू जी भी खामोश है। तो ये कहते हैं, टेक्स्ट बुक केस है वोट बैंक पॉलिटिक्स का, कि नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान के मामले पर भी आप खामोश हैं। ये चिंता होती। लेकिन कई दलीलें ऐसे देंगे रवि जी की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनका यह कहना था कि पर्सनल लॉ में है, धार्मिक अधिकारों में खलल डाला जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये पर्सनल लॉ में या धार्मिक मामलों में दखलंदाजी हो रही है? बहस पर तो नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन 70 साल भारत के संविधान के हो गए। क्या 70 साल बाद ऐसा कहा जाएगा कि एक बड़े समाज की महिलाओं को कहा गया तलाक 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 और तुम सड़क पे आ जाओ? ये नहीं चलेगा। और हिंदू समाज में सती प्रथा बदला, बाल विवाह बदला, मुस्लिम महिलाओं के हक को बदले, तो वहां पर भी बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं पीड़ित हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं सामान्यतः मुझे बहस नहीं करनी है, जवाब नहीं देना है किसी पर, लेकिन ये कपिल सिब्बल क्या बोल गए? जैसे भगवान राम आस्था का सवाल है, 3 तलाक आस्था का सवाल है। भगवान हमारे आदि गुरु हैं, सब सम्मान करते हैं, और आपने 3 तलाक ऐसे जघन्य, एक प्रकार से महिला विरोधी प्रथा को
राम की भक्ति से जोड़ दिया, ये बहुत ही गंभीर है, इसको मैं भर्त्सना करता हूँ, ये अनुचित है। तो महिला उत्पीड़न का मामला और जल्दी ही मुक्ति मिलेगी, इससे कहा जा सकता है? देखिए, हम उम्मीद करते हैं ये देश में एक बहुत बड़ा, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि देश की मुस्लिम महिलाओं को इस बात का विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी सरकार हमारे साथ खड़ी होगी। उन्होंने हिम्मत दिखाई, उनकी हिम्मत और जज्बे को देश का कानून मंत्री सलाम करता है। रवि सर, तीसरा एक जो बड़ा अहम मुद्दा है राम मंदिर का। विश्व हिंदू परिषद कहती है राम मंदिर जल्दी शुरू करो। आप तो रामलला के वकील भी रहे हैं, आपको लगता है बीजेपी के इस कार्यकाल में राम मंदिर का सपना पूरा होगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ पीठ ने फैसला कर दिया है, जहां रामलला विराजमान है वहीं वो मान हिंदू मानते हैं कि राम का जन्म हुआ, वो हिंदुओं को मिलेगा। और इस बात को कभी ना भूलिए, यह भी फैसला है कि दूसरा पक्ष बाबरी मस्जिद के अस्तित्व को साबित करने में असफल रहा है। और याद करिए, मैं आपके चैनल पर भी था उस समय जीतने के, मैंने कहा था कि मुसलमान को अपील करने का अधिकार है। उन्होंने कभी अयोध्या को यह नहीं कहा कि हिंदुओं के लिए पवित्र है, राम ईश्वर है। उनकी बात थी कि ये मेरी बाबरी मस्जिद है। तो हमने कहा अपील नहीं करेंगे, मरने देंगे तो देश में नया भाईचारा होगा। अब उनके लोग नहीं मानते, प्रमुख लोग, हालांकि आम मुसलमान मेरी उस अपील पर बहुत प्रभावित था। हमें लगता है, ये मैं वकील के रूप में बोल रहा हूं, कि जितना सबूत है हमारे रामलला के पक्ष में, बहुत सबूत है। और एक बार आर्कियोलॉजिकल खुदाई कराई गई थी, मालूम है आपको, हिंदू भी परेशान, मुस्लिम भी परेशान। और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने खुदाई कराई तो 7वीं सदी से वहां पर मंदिर निकला, जहां रामलला के नीचे में गर्भगृह था सब। तो सारी बातें कोर्ट के सामने है, कोर्ट फैसला करेगा। एक और बात उठती है कि अगले साल फरवरी मार्च में जब राज्यसभा में आपकी थोड़ी बहुमत हो जाएगा आप लोगों का, तो कानून पारित कर सकती है सरकार। कई आपके, अब देखिए, आपको इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना है। एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि हमारी सरकार मानती है कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए। और हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि या तो न्यायालय के निर्णय से या कानून से। हम अपेक्षा करेंगे, मैं अपेक्षा ही कह रहा हूं, कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई जल्दी करेगा। रवि सर, एक राजनीतिक सवाल और बनता है कि लालू प्रसाद यादव पर आईटी की रेड्स हुई है और वो काफी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है बीजेपी के दफ्तर पे। लालू प्रसाद यादव, बीजेपी का कहना है कि बदले की राजनीति कर रही है। तो क्या आप लोग बदले की राजनीति कर रहे हैं या लालू जी? ये बात आप रविशंकर से पूछ रहे हैं, जो चारा घोटाले को उजागर करने वाला वकील था पटना हाईकोर्ट में, है ना। जब चारा घोटाला हुआ था अमिताभ जी, तब भी तो यही सवाल उठा था। हम ही ने कहा था कि चारा खाइए, हम ही ने कहा था कि अलकतरा पीजिए। क्या बिटुमिन स्कैम भी हम ही ने सीबीआई इंक्वायरी को दिलवाया है। आज मुझे सीधे सवाल पूछने हैं, पटना का मॉल की जमीन उनके परिवार की जमीन है कि नहीं? तो सबसे बड़ा मॉल है। दिल्ली में बिजवासन का प्लॉट उनकी बेटी दामाद का है कि नहीं? दिल्ली का फ्रेंड्स कॉलोनी की जमीन उनके परिवार, मकान उनके परिवार की है कि नहीं? और सबसे बड़ी बात, सैनिक फार्म का, ये कहां से आया बता दे। तो हम कोई पूर्वाग्रह नहीं करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार बंद है। तो यही सवाल उठा था जब नेशनल हेराल्ड केस हुआ था, कोर्ट में मामला चल रहा है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। तो तमाम पार्टियां कर रही हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ जो भी शारदा स्कैम के केसेस चल रहे हैं, तो तमाम यही बातें उठ रही हैं कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है। हम ही ने कहा कि भ्रष्टाचार करिए क्या? जो वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, जिसके साथ साथ लालू जी के परिवार के लोग चल रहे हैं कि पैसा कुछ नहीं लगाओ और 300 करोड़ की संपत्ति पाओ, ये हमने सिखाया था क्या? क्षमा करिए, भ्रष्टाचार करेंगे तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई हम नहीं करेंगे, ईमानदारी से वो करेगी। और मैं नीतीश कुमार से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अच्छा, आपने पूछ लिया। उन्होंने एक स्पेशल कोर्ट एक्ट बनाया है ना, कि जो कर्मचारी भ्रष्टाचार करेगा उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। उसमें स्कूल खुलवाया जा रहा है। नीतीश जी, आपके उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करेंगे तो वो संपत्ति जब्त नहीं होगी क्या? ये सवाल है। और ये हम इसलिए ताल ठोक कर कहते हैं अमिताभ जी, कि आज हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार में भ्रष्टाचार बंद है, फैसले ईमानदारी से होते हैं। रवि सर, हम लोग जिस कमरे में है फिलहाल, वो कमरा आपके आईटी मिनिस्टर का बड़ा अहम कमरा माना है। सुपर कंप्यूटर है यहाँ पर दिख रहा है, डिजिटल ऐप का मामला है। आपको डिजिटल भैया के रूप में भी कई लोगों ने संबोधित किया। बिहार के हैं आप, डिजिटल माना जाए कि अब डिजिटल भैया सफल रहा है। नहीं, देखिए क्या है, मैं डिजिटल इंडिया के सपने को गांव तक ले गया। हमारे लगभग 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, जहां बच्चे, महिलाएं, दलित महिलाएं, उनको मैंने आगे बढ़ाया है। यूपी चुनाव में घूम रहा था तो किसी ने मुझे डिजिटल भैया कह दिया कि रवि भैया है, डिजिटल भैया है। लेकिन आज हम डिजिटल इंक्लूजन की बात करते हैं। भारत 100-125 करोड़ में 108 करोड़ मोबाइल फोन है, 114 करोड़ आधार कार्ड है।
अब आप देखिए डिजिटल पेमेंट भीम है, मैं दिखाना चाहता हूं 2 करोड़ लोग इस पर आ गए, समझ गए आप? लगभग 1400 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। भीमराव अम्बेडकर के सपने को हम जाहिर कर रहे हैं। हमने आधार से जोड़ा, मोबाइल से जोड़ा और सीधा 27 करोड़ जनधन अकाउंट में गरीबों को सब्सिडी देना शुरू कर दी। हमने 50,000 करोड़ रुपए बचाया। याद करिए क्या कहते थे राजीव गांधी, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, गांव में 15 पैसे पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली से 100 रुपये भेजती है, गरीब के अकाउंट में 100 रुपया पहुंचता है। गरीब खुश है, खूब खुश है। अब कुछ लोग को नरेंद्र मोदी के नाम से परेशानी होती है, तो हम क्या करें? मोदी जी ने कहा रवि इतने मोबाइल बनते कितने हैं? पिछले 2.5 साल में आपके दर्शकों को बता के खुशी होती है 72 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री आ गई हिंदुस्तान में, 42 मोबाइल की और 30 आपके बैटरी चार्जर सबकी। लाखों लोगों को काम मिल रहा है। 12 करोड़ मोबाइल फोन बने हिंदुस्तान में, जो यहाँ के उपयोग होते हैं, बाहर भी जाते हैं। तो 108 करोड़ में 35 करोड़ स्मार्टफोन है। तो आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम अस्पताल, आप भी बिहार से आते हैं, मैं भी बिहार से आता हूं। पटना के लोगों को एम्स आने में, छपरा के लोगों को एम्स आने में दिक्कत होती थी। बिल्कुल। हमने कहा रजिस्ट्रेशन के लिए आओ, हमने बनाया है ई हॉस्पिटल, 70 अस्पताल उस पर हैं। आज आप डिजिटली अपने को रजिस्टर कर सकते हैं कि मैं बीमार हूं, आप आए। ई स्कॉलरशिप 2 करोड़ लोग हैं। तो डिजिटल सेवाएं भी बढ़ा रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं। और आपके चैनल के लोगों को 2 चीज बतानी है मुझे। हम देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ला रहे हैं। पहले था नोफन। मनमोहन सिंह की सरकार में 3 साल में 358 किलोमीटर, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 3 साल में 1,80,000 किलोमीटर, 90,000 ग्राम पंचायत हम कवर कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मनमोहन की सरकार में आया था 11,000 करोड़, मोदी जी की सरकार में आया है 1,43,000 करोड़। तो अब ऐसे काम करते हैं। अंगूठे पे पेमेंट ले आए हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। ये हमारा स्मार्टफोन, आपका स्मार्टफोन, वो जाएगा दुकानदार के सामने, ग्राहक के पास कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपना आधार नंबर बताएगा, 200 रुपया पेमेंट। आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। अभी 43 करोड़ लिंकअप है, 100 रुपया पेमेंट हो जाएगा। और देखिए ये सब सस्ता है। भीम 0 कॉस्ट, आधार 60 रुपये, 120 रुपया में एक, और 3 करोड़ हम ऑथेंटिकेट करते हैं। तो आज दुनिया भारत की ओर देख रही है कि नई टेक्नोलॉजी में भारत ने दुनिया में एक बहुत मिसाल हासिल की है, क्योंकि डिजिटल गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस। ईमानदारी का पर्याय है डिजिटल गवर्नेंस। लेकिन आपको लगता नहीं है कि हमारा देश दूर दराज के गांव में बसता है, आत्मा गांव में बसती है, गांव में इंटरनेट काम नहीं करता बहुत ज्यादा, कैसे संभव आपको लगता है? सुधार रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर ला रहे हैं, बताया ना आपको, उसके लिए ला रहे हैं। और बाकी नए नए सिस्टम आ रहे हैं, आपके वाईफाई आ रहा है। अब आप देखिए हम कैसे काम करते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये डिजिटल देश, इसको मैं बहुत प्रमोट करता हूं कि गरीब लोग मोबाइल फोन से अपना जीवन कैसे बदल रहे हैं, इस पर पूरी कहानी उनके सामने है। इसमें एक लड़के का, मैं देखिए, मैं चाहता हूं, ये लड़का है ऋतिक। इसके पिताजी ओरछा झांसी के पास चलाते हैं एक दुकान। वहां स्पेन के बहुत से टूरिस्ट आते हैं, उनको मिलता है छोटा छोटा उपहार। स्पेनिश अंग्रेजी नहीं बोलते, इनके पिताजी हल्की फुल्की अंग्रेजी बोलते थे। ये गया गूगल पर, 1 महीने में इसने सीख लिया स्पेनिश बोलना, काम चलाओ, और हल्ला हो गया। उस दुकान पे जाओ, एक छोटा लड़का ऋतिक स्पेनिश बोलता है और बिजनेस बढ़ गया। ऋतिक को मैंने पुरस्कार दिया, बिहार की बजंती देवी को मैंने पुरस्कार दिया, पटना में बुलाया, दिल्ली में बुलाया। ऐसे ऐसे बच्चे जो हिंदू, अपने वहां की अलवर की एक हमारी आदिवासी बहन है, उसको पुरस्कार दिया। तो जो गांव पर लोग देश को बदलने का काम कर रहे हैं, उसका हम सम्मान कर रहे हैं। क्योंकि डिजिटल इंडिया ऊपर के लिए भी है, डिजिटल इंडिया गरीबों के लिए है, गरीबों का जीवन बढ़े। लेकिन साइबर क्राइम, डिजिटल फ्रॉड, रैंसमवेयर, जो तमाम चीजें सुन रहे हैं, आपको लगता है रैंसमवेयर से हमारा देश बचा हुआ है? बिल्कुल आपने सही कहा, सबसे कम हुआ है यहाँ पर, बाकी दुनिया के तुलना सिर्फ लगभग 80-85 कंप्यूटर हिट हुए। वो भी ठीक नहीं था, क्योंकि हमने तैयारी की थी। हमने पैच लगा दिया था माइक्रोसॉफ्ट का पहले ही, मार्च से हम तैयारी कर रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, अमिताभ जी, ये साइबर सिक्योरिटी रक्त विहीन क्रांति है, युद्ध है। तो हम साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर ला रहे हैं, एडवाइजरी करते हैं, साइबर ड्रिल कर रहे हैं, सारे बैंकों को निर्देश दिया है, ट्रेनिंग करते हैं जजेस की, पदाधिकारियों की, पुलिस पदाधिकारियों की। तो हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप समझिए, भारत की डिजिटल इकोनॉमी आने वाले 5-7 वर्षों में $1 ट्रिलियन यानी 600 लाख करोड़ की इकोनॉमी होने वाली है। उसमें क्या क्या है?
कम्युनिकेशन, आईटी सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, डिजिटल सिक्योरिटी, डिजिटल पेमेंट। 3 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करते हुए, आपको सरकार के भी 3 साल पूरे हो गए हैं। मोदी जी बड़े टफ टास्क मास्टर माने जाते हैं, है। कैसे बारीकियों पर बड़े ध्यान देते हैं, कैसे आप लोग कोप अप कर पाते हैं? उसका आपको देखिए, लगता है आपको आसान होता है उनके साथ? आज मैं बताऊं, मोदी जी का जो अनुभव है ना गवर्नेंस का, 12 साल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और वो एक छोटे से चपरासी के बेटे से भी सीखने को व्याकुल रहते हैं और हमें सिखाते हैं कि सीखो, और हमें कहते हैं डिजिटली कनेक्टेड रहो और फिजिकली कनेक्टेड रहो। ये हम लोग डिजिटल भैया की बात आती है, क्यों? हम लोग फिजिकली कनेक्टेड भी रहते हैं। और अभी 3 साल पूरे हो रहे हैं तो मेरे पास चिट्ठी आ गई है कि मुझे 3 प्रदेशों में जाकर के 8 दिन समय देना है। इस तरह घूमते हैं हम लोग, तो जनता की बात सुनते हैं, आप हमसे सवाल पूछते हैं, हम आपके सवालों से घबराते नहीं हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, 3 साल पूरे हो गए हैं, देश बदलाव के रास्ते पर बढ़ चुका है, हम 5 साल बाद इसको पूरा करेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, और आपको शुभकामनाएं आने वाले 2 सालों के लिए।